हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम एनसीईआरटी का जो हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस हम देख रहे थे। क्लास 11 का चैप्टर 6 हम आज देखेंगे, जो कि है जुडिशरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जुडिशरी को लेकर के बातें कही गई है, जुडिशरी के बारे में। इसमें आप जो पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है और कैसे उसको इंश्योर किया जाता है। इंडियन जुडिशरी जो है उसका रोल क्या है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में क्या-क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या रोल दिए हैं। उसके अलावा इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ में कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, अगर कुछ है ना, कुछ आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मीनिंग निकालना हो तो जुडिशरी उसको वो काम करती है। तो ये क्या है बेसिकली, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके अलावा जुडिशरी और पार्लियामेंट जो है हमारा लेजिस्लेचर, उसके बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या उसमें टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम देखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो। तो पहली बात तो व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। उसके पहले जानने के पहले आपको जो है रूल ऑफ लॉ के बारे में समझना होगा। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मैन वीमेन, कोई भी सेक्स हो, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, सबके लिए कानून बराबर है। सभी के लिए एक ही कानून अप्लाई होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा। जैसे पहले के ज़माने में होता था, राजा महाराजा समय में, कि अलग अलग कानून था, अमीर के लिए, गरीब के लिए, अलग कास्ट के लिए, वैसा नहीं है। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी के लिए कानून अलग नहीं है। तो जुडिशरी का रोल क्या है कि प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। तो इस रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है कि सभी के लिए कानून समान होगा, इसको प्रोटेक्ट करके बनाए के रखना, ये जुडिशरी का काम है। और ये भी काम है कि लॉ हमेशा, कानून जो है सबसे ऊपर रहे, कानून का ही वर्चस्व रहे। ऐसा नहीं किसी लोग का पर्सन का, किसी का रूल नहीं होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तो और उसके अलावा सेफगार्ड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, हमारा आपका जो है राइट्स जो है, जो भी हमारा बेसिक राइट, ह्यूमन राइट, उसको बचा के रखना, उसको सेफगार्ड करना। और सेटल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको कानून के हिसाब से उसको तय करना, उसको डिस्प्यूट को सेटल करना। और डेमोक्रेसी ताकि अच्छे तरीके से चले, डिक्टेटरशिप ना हो। तो इस चीज़ों को देखना जुडिशरी का काम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस हो, मतलब जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में ना हो, तभी वो अपना काम, कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑफिस हो, जब तक वो दबाव में रहेगा तो अपना काम जो उसको दिया गया है वो ठीक से कर नहीं पाएगा। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे यहाँ जो कहीं भी 3 ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होते हैं, 3 स्तंभ जो कहते हैं। जैसे एक तो जुडिशरी हो गया आपका, दूसरा पार्लियामेंट हो गया जिसे लेजिस्लेचर हम कहते हैं, लेजिस्लेचर, और तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऑफिसर्स हो गए। तो ये 3 ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के। तो इंडिपेंडेंट मतलब बाकी 2 ऑर्गन जो है जुडिशरी पे दबाव नहीं डाल सके, उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सके, काम करने में बाधा ना पहुंचाए, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। दूसरा कि कोई इंटरफेयर ना करे उसके काम में, दूसरे ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसके काम में इंटरफेयर नहीं करे, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। और जजेस जो हैं जुडिशरी के, जो मेंबर एक तरह से आप कह सकते हैं, वो बिना किसी डर, दबाव के, किसी फेवर के वो काम अपना कर सके, इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंस। तो ये इसका मतलब इंडिपेंडेंस का अगर आपको है क्वेश्चन, तो आप उसमें लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस का पहले मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये नहीं कि जुडिशरी सबसे ऊपर हो गया, उसको किसी को जवाबदेही नहीं है, ऐसा नहीं। अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की भी बनती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन वो किसी के दबाव में रख के उसका काम जो है वो रहेगा, जो भी उसको वर्क दिया गया वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। तो यहाँ पे भी जुडिशरी आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल है टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डेमोक्रेसी में जो सोवरेन पावर है, जो पावर है पूरा, वो लोगों के पास होता है, तो उसको अकाउंटेबल होती है जुडिशरी। अब हम आते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंस हमने देख लिया, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का दबाव नहीं हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेजर रखे गए हैं, स्टेप्स दिया गया है।
जैसे उसी को हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। पहला स्टेप जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो जजेस जो है उसका अपॉइंटमेंट जो होता है उसके पोस्ट के लिए, तो उसमें जो लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है भारत के केस में। ये कैसे होता है इसको आगे हम देखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम है, वो उससे अपॉइंट होते हैं। इसमें पॉलिटिकल ओपिनियन किसी जजेस का मैटर नहीं करता है कि कुछ जज अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो उसका अपॉइंटमेंट होगा, दूसरे का नहीं होगा, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा। दूसरा जो मेथड है आपका, दूसरा जो स्टेप है इसमें लिया जाता है वो है फिक्स्ड टेन्योर। जो भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा उनका टेन्योर फिक्स्ड होगा, ऑलरेडी डिफाइंड है। 62 साल जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए, 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए फिक्स्ड है। इसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, चाहे आप आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो ना हो, आपके लिए यही टेन्योर फिक्स्ड है। तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिलाता है। इससे क्या है कि जजेस जो है फ्रीली काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके पहले हटाना है तो उसके लिए रिमूवल का प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसको हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो रिमूवल प्रोसेस के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी पावर सत्ता में आए तो आसानी से जजेस को हटा सके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रोसेस को रखा गया है, डिफ़िकल्ट लेंदी प्रोसेस को। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल। ये आप देखते होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इस कारण से दबाव में आ जाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता है, फंड के लिए अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा इस केस में नहीं है। जुडिशरी को इस इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये किया गया है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगी एग्जीक्यूटिव पे या लेजिस्लेचर पे। उनका जो भी सैलरी है, अलाउंसेज है जजेस का, वो जनरली पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता है। बेसिकली अप्रूवल एक तरह से नहीं होता, उसका एज इट इज उसको अप्रूव करना होता है। जिसे हम कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ है, इसमें आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में और पार्लियामेंट का मेथड में या बजट में। तो उनका सैलरी जो है वो बेसिकली नॉट सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, ताकि वो फाइनेंशियली ऐसा नहीं उनको फंड के लिए लेजिस्लेचर के पास हाथ फैलाना पड़े। नेक्स्ट आपका है मेजर कि कंटेम्प्ट का पावर है, इसको कोर्ट को दिया गया है। कंटेम्प्ट का पावर क्या है कि भाई ऐसा नहीं हो कि कोई भी जजेस का मौखौल उड़ाए, उसका जजमेंट जो है उसका क्रिटिसाइज करे अनफेयर तरीके से, तो ऐसा ना हो। इसीलिए कोर्ट को पावर दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कोर्ट को लगता है कि कोई उसकी गरिमा जो है कोर्ट की, उसको घटा रहा है, गिरा रहा है, हटा रहा है, तो उस केस में वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो गरिमा कैसे आप हटा सकते, मतलब अनफेयर तरीके से आपने उसको क्रिटिसाइज किया, कोई जजमेंट आया, सरकार को लगता है कि नहीं वो उनके फेवर में जजमेंट नहीं आया है, तो उसका क्रिटिसिज्म अपने तंत्र को यूज करके, पैसे को यूज करके, मीडिया को यूज करके आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं आप कर सकते, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट का कोर्ट जो है प्रोसीडिंग चला सकती है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा और भी ये मेजर दिया है कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर हमारा है वो जजेस का कंडक्ट, मतलब जजेस ने क्या काम किया, कैसे किया है, उसको डिस्कस नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ तभी डिस्कस हो सकता है जब जज का रिमूवल का कोई काम, जो मोशन है वो पार्लियामेंट देख रही हो, जज का रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, तभी आप उसके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। इसने भाई ये काम किया, वैसे नहीं किया, ऐसे किया। बट अदरवाइज आप किसी जज का जो कंडक्ट है, उसका वर्किंग है, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। तो ये इसलिए दिया था कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के जजेस जो हैं काम कर सके। तो अब हम आते एक-एक करके। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये इंडिपेंडेंस हमने देख लिया, तो इंडिपेंडेंस में हमने देखा था अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का हाथ नहीं है। तो कैसे होता है अपॉइंटमेंट? तो चीफ जस्टिस की बात अगर हम करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की, तो ये कन्वेंशन बना लिया गया है कि जो सीनियर मोस्ट सबसे होगा जज, उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, चाहे वो 10 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 5 महीने के लिए हो, कैसा भी हो। ये पहले जो ऐसा नहीं था, पहले बहुत बार 2 बार जो बेसिकली इस परंपरा को तोड़ा गया है। 1973 में एएन रॉय को अपॉइंट किया गया था, उनसे सीनियर 3 जज थे जबकि। उसके अलावा 1975 में एमएच बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया था, जबकि उनके सीनियर जज भी थे। तो इस चीज़ को, लेकिन अब जो आप देखते हैं कन्वेंशन है एक तरह से कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, इंडिया का चीफ जस्टिस होगा। बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है बेसिकली प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंटमेंट होता है। जैसा हमने देखा पिछले चैप्टर्स में कि प्रेसिडेंट का काम बेसिकली एक तरह से नॉमिनल हेड है वो, तो सारा जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जो हम कह सकते हैं ये बाइंडिंग होता है एक तरह से। तो ये, लेकिन इसके ऊपर भी बाद में कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रोसेस को सुधार किया। इसमें क्या किया गया कि पहले सिर्फ चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन होता था,
ओपिनियन होता था, लेकिन बाद में इसको किया गया कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना होगा और इनका ओपिनियन जो है, मेजॉरिटी से जो ओपिनियन होगा, उसी ओपिनियन को माना जाएगा। उस ओपिनियन में जो रिकमेंडेशन होगा, उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि आप ये जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये इसको कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। ये जो जजेस का एक जैसे ग्रुप है, उसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए है, फिर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी इसमें कुछ हाई कोर्ट के जजेस भी इस कॉलेजियम में रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजियम है। तो ये जो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजिएटी मतलब कि एक तरह से सभी का रिकमेंडेशन इसमें लिया जाएगा, सिर्फ सिंगल पर्सन का रिकमेंडेशन मान्य नहीं होगा। कॉलेजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन अगर जब भेजती है केंद्र सरकार को, तो इसमें केंद्र सरकार को हक है कि पहली बार वो उस रिकमेंडेशन को वापस भेज दे कि नहीं भाई, हमें ये सही नहीं लगता है। लेकिन अगर कॉलेजियम उसी नाम को फिर से भेजती है, तो सेंटर को उस नाम को मानना ही होगा, एसेंट देना ही होगा। उनके पास वो चॉइस नहीं है। लेकिन ये एक यहाँ पे कैच एक है कि वो टाइम लिमिट नहीं है। मतलब आज आप सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अपना रिकमेंडेशन, तो सेंटर जरूरी नहीं है कि उसको 10 दिन में ही उसको अपॉइंट करना ही है। हो सकता है उस चीज़ को फाइल को रखे रहे, महीना भर, 2 महीना रखे रहे, 3 महीना रखे रहे। इसी कारण से आप बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे जजेस का पोस्ट जो खाली रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो ये एक कोर्ट की सेंटर के पास, गवर्नमेंट के पास एक तरह से कह सकते हैं आप लूपहोल है, या फिर एक पावर दिया गया है उनको भी। साथ ही साथ सेंटर के पास भी पावर है। सेंटर भी बहुत बार क्या होता है, अपना रिकमेंडेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजती है कि भाई आप इन नामों पे आप विचार कर सकते हैं, सरकार को मन है कि इनको जज बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये कॉलेजियम फिर से उन नामों को भी डिस्कस करता है, और उन्हें लगता है कि सही है तो वो उन नामों पे मोहर लगा सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन आप यहाँ जैसे देखा आपने कि लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है एक तरह से इस रबर स्टैंप है। अगर कॉलेजियम उसको सुप्रीम कोर्ट भेजता है नामों को, तो उस पे उनको एग्री करना ही होगा सेकंड टाइम में। अब आते हैं हम रिमूवल पे। तो जैसे हमने कहा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहता है उनका 62 साल का, हाई कोर्ट के जजेस का 65 साल का सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर रहता है। उससे पहले आप हटेंगे नहीं। लेकिन रिमूवल का मेथड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम इम्पीचमेंट एक तरह से कर सकते हैं। तो उसमें जो 2 कंडीशन दिए गए, 2 बेसिस पर कारण, इस 2 कारण से आप जजेस को हटा सकते हैं। एक हो गया प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर लगता है कि इनकैपेबल है, मिसबिहेव किया है, तो उस केस में आप जजेस को हटा सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट को एक मोशन के थ्रू प्रोसीजर पास करना होता है। इसमें जो है स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को, उस मोशन को, उस बिल को पारित करना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी जैसा आपने पहले के वीडियो में भी देखा, पिछले चैप्टर्स में, उसमें क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का या लोकसभा का, तो उसके आधे से ज़्यादा मेंबर, आधे से एक मेंबर ज़्यादा कम से कम उस पे एग्री होने चाहिए। और जितने लोग प्रेजेंट है उस दिन, उस समय सभा में उपस्थित है, उसमें से 2/3 लोगों की उसमें सहमति होनी चाहिए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज के समय में, क्योंकि एक तो कोलिशन की गवर्नमेंट होती है, बहुत बार मेजॉरिटी आपके पास नहीं होती है, स्पेशली राज्यसभा में। तो उस समय आपके पास इतना वोट जुटा पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे कोई भी पार्टी जो है किसी जज को हटा नहीं सकती है अनलेस एक कंसेंसस हो सभी पार्टियों के बीच में। तो ये देखा गया है बेसिकली। तो जैसा कि हमने देखा है, अपॉइंटमेंट के समय एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट का रोल होता है, और रिमूवल के समय लेजिस्लेचर का रोल होता है। तो इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं किसी एक के पास ही दोनों पावर हो, अपॉइंटमेंट का भी पावर हो और रिमूवल का भी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर हम रिमूवल की बात करें, तो जैसा हमने कहा कि बहुत ही कठिन प्रोसेस है। तो इस कारण से आज तक कोई भी जज जो है रिमूव नहीं हुए हैं। एक बार 1991 में एक जज के रिमूवल का मोशन पार्लियामेंट ने लिया था, स्टार्ट किया था, वी रामास्वामी। तो ये जो थे उस समय एज ए टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट थे। तो उस पर करप्शन का कुछ चार्जेस लगा था, उनको हटाने के लिए इंक्वायरी भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें उनको गिल्टी पाया गया था। लेकिन वो प्रोसेस जो है पार्लियामेंट के थ्रू वो पास नहीं हो पाया मोशन, क्योंकि उस समय 1/2 ऑफ द स्ट्रेंथ, जो अब मैंने कहा एक कंडीशन है स्पेशल मेजॉरिटी में कि आधे से ज़्यादा लोगों की स्ट्रेंथ की आवश्यकता है आपको, वो उनको मिल नहीं पाया उस समय। तो आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुए हैं।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। हमारे यहाँ जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट का अलग को जुडिशियल सिस्टम है, सेंटर का अलग जुडिशियल सिस्टम, ऐसा नहीं, इंटीग्रेटेड सिंगल लाइन ऑफ जुडिशरी है। तो आपने देखा भी होगा बहुत बार न्यूज में, आपने समझा ही होगा, पिरामिडल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं लोवेस्ट लेवल पे। तो ये आप डायग्राम समझ सकते हैं इससे। टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आ गया, इसका डिसीजन जो है सारे कोर्ट्स पे, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कोर्ट है, सारे कोर्ट्स पे इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। ये इसका पास पावर, ये ट्रांसफर का जैसे हमने ऑलरेडी देखा, अपॉइंटमेंट का भी पावर है, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है। उसके लिए भी कोलिजियम सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी के डिसीजन पे, रिकमेंडेशन पे होता है। तो इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। केसेस का भी पावर कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है, और एक कोर्ट से अपने दूसरे कोर्ट से अपने आप के पास भी कोई केस ला सकता है। उसको लगता है इस केस में मेरिट है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो उस केस में चाहे तो हाई कोर्ट से उस केस को अपने पास में मंगा सकता है। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट उससे नीचे आता है जैसे, तो इसके पास अपील का पावर, यहाँ भी अपील का पावर है, रिट्स इशू कर सकता है, ये भी रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को, जो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में देखा है। उसके अलावा जुरिडिक्शन इसका जो स्टेट तक लिमिटेड होता है हाई कोर्ट का, उस हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है स्टेट तक लिमिटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट का हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया इसका जुरिडिक्शन है, और जो इसके नीचे जो कोर्ट होते हैं उसके ऊपर में सुपरविजन का जो काम भी जो है हाई कोर्ट देखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब आ गए, जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश्ड है, डिस्ट्रिक्ट का जुरिडिक्शन है इसके पास, और ये जो है बेसिकली लोअर कोर्ट्स के से जो इससे लोअर जो कोर्ट है उनकी अपील को भी ये देखता है, और साथ ही साथ जो है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को ये बेसिकली डील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है सबसे नीचे हो गया आपका, बेसिकली नॉर्मल जो सिविल क्रिमिनल नेचर है वो पहले इसके पास आते हैं, फिर यहाँ से फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाते हैं अपील के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन की है। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है फंक्शन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ डिफाइन किया है उसमें, तो इसको ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया यहाँ पर। तो बेसिकली 4 मेजर जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं हम, दूसरा एपेलेट, तीसरा एडवाइजरी, और चौथा रिट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो डिस्प्यूट जो है सबसे पहले इसके पास आएगा, इसके पास ही पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस चीज को सुलझाने का, और वो केस जो सबसे पहले इसी के पास आना चाहिए, किसी और के पास वो जा भी नहीं सकता है, किसी और के पास उन केसों को, उन तरह के केसों को डील करने का पावर नहीं है। वो कैसे केस भाई, जो कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में हो, अगर कोई किस बात को लेकर झगड़ा हो, उस वैसे केसेज, या 2-3 स्टेट्स के आपस के बीच में, तो उन सारे यानी फेडरल मैटर को लेकर के आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है उनको सुलझाने का। एपेलेट जैसे कि हो गया अपील के थ्रू जो आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो भी है, हाई कोर्ट के पास भी एपेलेट पावर है, सभी कोर्ट के पास पावर है। एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को या कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस चाहिए हो, किसी कानूनी सलाह की जरूरत हो, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा सकती है कि भाई हमें इस चीज पे सलाह चाहिए। रीट जुरिडिक्शन जैसे हमने पिछले में देखा था राइट्स के चैप्टर में, कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वायलेशन को रोकने के लिए रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। रिट ऑफ हेबस कॉर्पस हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये सारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है आर्टिकल 226 के अंदर में। इसके अलावा स्पेशल पावर जो है स्पेशल लीव क्या होता है कि भाई कोई भी जजमेंट और या मैटर ऑलरेडी पास हो चुका किसी कोर्ट में, तो उसको जो है एज ए अपील जो है सुप्रीम कोर्ट मंगा सकती है कि ठीक है जजमेंट तो पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है या इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया है हाई कोर्ट ने या नीचे वाले कोर्ट ने, तो उस चीज को वो अपने आप मंगा के अपने पास मंगा करके इसको फिर से डील कर सकती है, देख सकती है। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं जुरिडिक्शन को। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जैसे मैंने कहा कि जो डायरेक्टली आप जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, मतलब ऐसा केस जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए लेकर के, आपको अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अपील जैसे आप नीचे कोर्ट में गए, उसके डिसीजन के बाद फिर ऊपर कोर्ट में गए, वो इसमें जरूरी नहीं है। और दूसरा जो है ओरिजिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओनली सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ही इन मैटर्स में दखल कर सकता है, इस पर डिसीजन ले सकता है। तो ये कैसे मैटर्स है भाई, जो फेडरल रिलेशन को लेकर है। जैसे मैंने कहा किसी एक सेंटर और स्टेट के बीच में हो गया, या मोर देन वन स्टेट्स, या 2-3 स्टेट्स के बीच में
वो मैटर है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर उसको सुनवाई करने का। रिट जुडिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आप है ना फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं। आपके पास दोनों चीज़ की सुविधा है। जनरली हाई कोर्ट के पास जाया जाता है क्योंकि वो नज़दीक होता है बेसिकली, तो वहाँ आप जाते हैं। एपलेट जुडिशन से हमने कहा अपील के थ्रू, तो हाईएस्ट कोर्ट है यहाँ पे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, तो कोई भी डिसीजन है नीचे वाले कोर्ट ने लिया है तो उसको अपील के थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को एक तरह से सर्टिफाई करना होगा कि केस फिट है अपील के लिए। उसके अलावा और भी कुछ केसेज हैं जिसमें कि आप बिना ये सर्टिफिकेट के भी आप जा सकते हैं। इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्पेशल लीव की मैंने बात कही ही कि इस कोर्ट को लगता है कि भई है ना कोई किसी में हमें फिर से देखने की ज़रूरत है किसी केस को, तो वो अपने हिसाब से उस केस को स्पेशल लीव में एडमिट कर सकता है। और हाई कोर्ट के पास भी अपीलेट जुडिशन बेसिकली लोअर कोर्ट का डिसीजन के ऊपर में उसके सीनियर कोर्ट को अपील का अथॉरिटी रहती है। एडवाइजरी जुडिशन क्या है, बेसिकली प्रेसिडेंट को लगता है किसी कानून मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी चीज़ में उस कानूनी सलाह की ज़रूरत है तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीटी हो, आर्टिकल हो, उसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्कस कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस दे और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है कि उस एडवाइस को माने। ये डिपेंड करता है, बेसिक जनरली माना ही जाता है क्योंकि लीगल एडवाइस अगर मिल रहा है आपको तो। और एक केस में इसमें ये आर्टिकल 143 में बताया गया है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी है। इसका फायदा क्या है, बेसिकली दो फायदे यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि एक तो गवर्नमेंट को लीगल ओपिनियन मिल गया भाई केस के ऊपर में। दूसरा, गवर्नमेंट अब उस एडवाइस के ऊपर में एडवाइस लेकर के अपना जो उनका पॉलिसी लेके आ रही हो या कुछ कानून लेके आ रही हो तो उस केस में वो सुटेबली बदलाव कर सकती है, क्योंकि अगर वो पॉलिसी लेके आती है तो ऑलरेडी अच्छी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है। इसलिए बेटर है कि उस झमेला में नहीं पड़े, उसको कोर्ट में वो मैटर ना जाए तो पहले ही आप उसमें चेंजेस लेके आ जाए। तो जैसा मैंने कहा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लेती है वो सभी पे बाइंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ही वो बाइंडिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है अपने हिसाब से, और कंटेम्प्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को फिर से कंटेम्प्ट के केस में भी ले सकता है। क्या किसी ने क्रिटिसाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट का डिग्निटी कम किया है, तो उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीजर भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपका जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से आप तो नाम से समझ सकते हैं कि जुडिशरी का एक्टिविज्म काफ़ी एक्टिव हो गया। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो है बेसिकली पीआईएल आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो नॉर्मल पहले से हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा डिफिनेशन क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का आगे में। हम नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर आपका कुछ वायलेशन हुआ है या आपके अग्रीव्ड हैं, आपका कुछ जमीन छीन गई, आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस केस में आप खुद ही जो है अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। जिनको परेशानी है वो खुद अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन पीआईएल के केस में क्या है कि भाई केस जो है जरूरी नहीं है कि जिसको एग्रीव्ड है, जो आदमी परेशान है वही फाइल करे, उसके बिहाफ में कोई दूसरा भी फाइल कर ले सकता है। पीआईएल मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक यहाँ पे हो गया, जो कॉमन पीपल हो गया, पब्लिक का इंटरेस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व हो, मतलब कि ऐसा केस, ऐसा मैटर जिसमें कि वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उससे अफेक्टेड हो, बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड। जैसे कि मान लीजिए प्रिजन रिफॉर्म्स है, तो इसमें कोई एक कैदी के ऊपर रिफॉर्म नहीं होगा। ये बेसिकली प्रिजन में बहुत सारे कैदी जो है, हजारों लाखों कैदी उसमें हैं, तो उस पर जो है उनको रिफॉर्म करना, उस प्रिजन को रिफॉर्म करना, मतलब सभी पे वो उस केस का असर पड़ेगा। तो एक कैदी को जरूरत नहीं कि वो फाइल करे, कोई भी बाहर का आदमी भी, एनजीओ भी कोई जो है इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। भाई कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा मैटर आया हमारे पास, हमने देखा है कि प्रिजन में सुविधाएं नहीं है लोगों के पास, इस चीज़ को आप सुनवाई करें और कोर्ट को, ये जेल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को डायरेक्ट करें कि भाई वहाँ पे आप रिफॉर्म करें, वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएं। तो ऐसा केस जो है इसे हम कहते हैं पीआईएल, पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, किसी एक पर्सन का नहीं। तो यहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन वॉलेंट्री एनजीओ जो है बेसिकली कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई आप जो है इन चीज़ों को
इस मैटर में सुनवाई करे। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अफेक्ट करेगा। तो जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन विच है ट्रेडिशनली कन्फाइंड टू रेस्पॉन्ड टू केसेस बॉट टू इट बिगिन कंसिडरिंग मैनी केसेस merely on basis of newspaper reports and postal complaints। बहुत बार ऐसा भी हुआ बाद में कि न्यूज़पेपर को रिपोर्ट आया या कोई पोस्टल कंप्लेंट भी किसी ने किया तो उसको भी लेकर के जजेस ने एक केस बना लिया और केस को सुओ मोटो उस केस को लिया, उस पर अपना जजमेंट दिया। तो ये एक्टिविज्म हुआ एक तरह से। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो केस आता था उसके पास उसी को सुनवाई किया, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया। तो ये एक्टिविज्म एक तरह से इसको कहा गया, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी एक्टिव है ज़्यादा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है शुरू के पीआईएल के बारे में। जब पीआईएल शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1979 में अंडर ट्रायल्स के लिए जो बेसिकली एक यहाँ पे जो रिपोर्ट एक एडवोकेट ने पिटीशन फाइल कर दी थी इस अंडर ट्रायल का रिपोर्ट को लेकर के। बहुत सारे लोग जो क्या थे वहाँ बिहार में स्पेशली, जिन्होंने इतनी देर तक जेल में थे, जितनी सज़ा होती तो उससे कम की सज़ा होती, लेकिन सज़ा क्योंकि नहीं हुई, कोर्ट में उनका नंबर नहीं आया कभी, लेकिन वो जेल में बंद थे। तो इस चीज़ को पीआईएल के थ्रू कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जबकि ये एडवोकेट का उसमें कोई रोल नहीं था। तो ये सब यहाँ से पीआईएल तक से शुरू हुआ। इसका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ भाई, एक तो लोगों को जो है गरीब को जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे जो पुअर पीपल हैं, गरीब है, जिन कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उतनी फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए एक तरह से आसान हो गया। दूसरा, किसी एनजीओ का अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा कि आइडिया ऑफ राइट्स जो था कि लोगों का अधिकार, उसको कोर्ट ने बहुत ही एक्सपेंड किया। जैसे कि अंडर ट्रायल के केस में ही कि नहीं भाई, अंडर ट्रायल जो है इसको आपको राइट्स, इनका भी कुछ राइट्स है, इतनी देर आप बंद नहीं रख सकते हैं। जैसे क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, ये सारा जो है ह्यूमन राइट्स है, ये सारा पीएल के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडिविजुअल भी जो है सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी के बिहाफ में वो अपने लिए पीआईएल फाइल कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, राइट वैसे लोग जो कि कोर्ट नहीं जा सकते थे, इजीली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, गरीब तक के ऐसे सेक्शन, उनके लिए भी आसान हुआ कि कोई एनजीओ उनके बिहाफ में, या उनका बहुत सारे लोगों का ऐसा केस है तो उसके बिहाफ में फाइल कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ। अदर इम्पैक्ट्स भी है पॉलिटिकल सिस्टम पे। इट डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम, कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल एक्सेस नहीं है, ग्रुप को भी एक्सेस है कोर्ट का। इसके अलावा फोर्स्ड एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। कैसे भाई, कि एग्जीक्यूटिव को भी इसमें बहुत आप देखते हैं जजमेंट में, सो कोर्ट कहती है पीआईएल में बेसिकली ये कि आप एग्जीक्यूटिव ने एक्शन नहीं लिया जिसके कारण ये ऐसा हैम्पर हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन करती है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत बार जज कोर्ट जो है फिक्स करती है। इसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम को भी इसने बहुत मॉडिफाई किया है। जैसे कि आप अभी देखते हैं कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं क्या है। तो ये सारा एग्जीक्यूटिव ने पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन पे ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए, तो ये सारा कुछ जो है कोर्ट के पीआईएल के थ्रू ही देखा गया है इम्प्लीमेंट। तो ये तो हमने पॉजिटिव साइड देखा। अब हम निगेटिव साइड देखते हैं, इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो पहला जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट है वह ओवरबर्डन द कोर्ट। तो कोर्ट में ऑलरेडी आपने देखा होगा न्यूज़ में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, बहुत बार जो हियरिंग है काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो इससे क्या हुआ, पीआईएल आने से, जुडिशियल एक्टिविज्म आने से और जो है कोर्ट का केस और बढ़ गया, कोर्ट का काम बढ़ गया, जिसके कारण कोर्ट जो है और कुछ जो केसेस थे उसमें डिले होने लगे। तो ये एक बड़ा निगेटिव साइड है कि कोर्ट का जो काम है और बढ़ गया, तो उससे ओवरबर्डन कोर्ट हो गए। और जो एक मान लीजिए आपका 1 साल 2 साल में जो केस को जल्दी आना था वो और लेट हो गया। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, जो डिस्टिंक्शन है आपका, एग्जीक्यूटिव का अलग एक काम बनाया हुआ है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या ऐसे लेजिस्लेचर का एक काम है अलग कि कानून बनाना, इनका काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो डिस्टिंक्शन था, और जुडिशियल का काम क्या था कि भाई जजमेंट देना, कुछ तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं है कहीं पर। तो ये जो डिस्टिंक्शन था, ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ब्लड हो गया, इसके बीच में डिस्टिंक्शन कम होता चला गया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जुडिशरी जो है ऑर्डर दे देती है कि भाई सीबीआई को या किसी को कि आपने इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, केस दे दिया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल कीजिए। तो ये जो काम है बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम है। बहुत बार इन्होंने जुडिशरी ने लेजिस्लेचर को ऑर्डर दे देती है कि आप इस पे कानून बना के लेके आए या कानून को स्टे कीजिए। तो ये सारा काम लेजिस्लेचर का है।
तो ये जो डिस्टिंक्शन है सारे ऑर्गन के बीच में, सेपरेशन ऑफ पावर जो है कि आपका यही काम है, वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के काम में एक तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, जो कि सही नहीं किसी डेमोक्रेसी के लिए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ दिया है, रिड्यूसिंग एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन केसेज ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो हमने भी देखा एग्जांपल में कि एफिडेविट फाइल करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कुछ ऑर्डर जो है, बहुत सारा रिफॉर्म्स कोर्ट की तरफ से आया, कोर्ट के ऑर्डर होने पर। तो ये सारा काम जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है, या फिर आप कहीं इसके ऊपर कानून बनाना है तो लेजिस्लेचर का काम है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण ये जो है कम होता दिख रहा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड बैलेंस अमंग थ्री ऑर्गेनाइजेशन वेरी डेलिकेट। तो ये धीरे आप देखें बहुत बार डेलिकेट होता है, बहुत बार जो है जुडिशरी जो है एक स्पीकर का रोल पे भी सवाल उठाती है, लेजिस्लेचर में अगर कुछ हुआ है तो उस पर भी सवाल उठाती है। तो ये चीजें जो है बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है इसमें। अब हम आते हैं जुडिशरी एंड राइट्स। तो राइट्स मतलब हमारा इंडिविजुअल का जो राइट्स एक तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स हो गया या ह्यूमन राइट्स हो गया, वो कैसे जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने देखा था रिट्स के माध्यम से। तो दो तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो जिसके वो राइट्स को हमारा प्रोटेक्ट करती है। पहला तो हमने ऑलरेडी देखा पिछले चैप्टर्स में भी कि आर्टिकल 32 के अंदर में इशूइंग रिट्स, तो रिट्स इशू करती है कि अगर कोई वायलेशन होता है तो रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस या अलग अलग रिट्स जो है उसको इशू करती है। हाईकोर्ट के पास भी पावर है अंडर आर्टिकल 226। दूसरा जो मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वो है आपका कि कोई कानून अगर पास होता है लेजिस्लेचर से जिसके कारण लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहा है, अगर जुडिशरी को लगता है या उसके पास कोई केस वैसा आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है और उस कानून को, वो कानून जो है नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये एक पावर आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कोई कानून, ऐसा कानून लेजिस्लेचर बनाती है, पार्लियामेंट हमारी बनाती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको, उस कानून को वो रद्द कर सके। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पावर है। ये तो एज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का कि इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अलग अलग आर्टिकल्स जो है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या कोई अलग आर्टिकल्स हो, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है, फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरप्रेट कर दिया कि इस आर्टिकल का मतलब ये है, तो वो उसी को माना जाएगा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कानून का रिव्यू करना, उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। तो कोई भी कानून जो एक पार्लियामेंट, संसद हमारी बना रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, वो देखना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू का टर्म जो है, ये जो टर्म है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि इस आर्टिकल में जुडिशियल एक्टिविज्म किस, जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये टर्म जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये बेसिकली एक जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो एक तरह से आप कह सकते हैं यूज होता है टर्मिनोलॉजी, वो है आपका। तो क्योंकि रिटर्न लॉ है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन का, इसीलिए इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो एज वी सॉ इन द सेक्शन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशन टू, फेडरल रिलेशन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का पावर है। उसको लगता है कोई कानून बनाया गया जिससे फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट के को कानून जो है इस फेडरल स्ट्रक्चर को हटा रहा है, तोड़ रहा है, खत्म कर देगा, तो उस इसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस कानून को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाती है, लेकिन कुछ स्टेट्स को लगता है कि वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो यानी स्टेट के पास पावर है कानून बनाने का, सेंटर पास तो है नहीं। तो इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, और स्टेट्स जो मान लीजिए कोर्ट में जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ सही है ये चीज बातें, तो वो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है। तो ये क्या है, बेसिकली ये फेडरल सब्जेक्ट है। ओके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये जो लिस्ट है, पावर का सेपरेशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करता है। तो इसको अगर कभी लगता है कि नहीं स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पे आप कानून बना रहे हैं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है
द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉ पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो ये सिर्फ सेंट्रल में पार्लियामेंट का कानून को रिव्यू करने का अधिकार नहीं, बल्कि स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, स्टेट की जो विधानसभा विधान परिषद है, वो भी कोई कानून पास करती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, और अगर उसको गलत लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा सकता है। इसको आप ध्यान में रखें, सिर्फ पार्लियामेंट का कानून नहीं बल्कि स्टेट का कानून भी। तो ये जो दो पावर हमने देखा राइट्स के लेकर, रिट पावर आर्टिकल 32 के अंतर्गत और रिव्यू पावर बेसिकली आर्टिकल 13 आप समझ सकते हैं। तो ये जो जुडिशियरी को बहुत पावरफुल बनाती है, और पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अब इनोवेशन है एक तरह से आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशियरी का हमारे यहाँ, ये उसको और पावरफुल बनाती है। कैसे कि भाई आप कोई एग्रीव्ड है वो कोर्ट नहीं जा सकता है, या कोई ऐसा मैटर हो जाता है जिसमें सोसाइटी बहुत सारे लोगों को जिससे प्रॉब्लम है, जिससे इफेक्ट बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हो रहा है, जैसे हमने प्रिजन रिफॉर्म देखा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखा, तो वो उस केस में पीआईएल पे अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पीआईएल के थ्रू अगर डिसीजन लेती है, तो ये क्या है कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इससे इफेक्ट होगा, इससे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये और इसको पावर देता है कोर्ट को। तो ये नहीं था, पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म मेड इट पॉसिबल फॉर कोर्ट टू कंसीडर दीज वायलेशंस। ये वायलेशंस जो है इसको कंसीडर करने का, कि अगर तो द ट्रेन इज मेड राइट रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर। तो इस पीआईएल के कारण क्या है, जो राइट्स हैं बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण, पीआईएल के कारण जो राइट्स लिखे गए हैं सिर्फ, उसको और पावरफुल बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके। कि अगर कोई मान लीजिए कि पुअर है जो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो उसके बदले कोई एनजीओ या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोर्ट जा सकती है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही से करवा सकती है। तो ये हमने देखा राइट्स। अब हम देखते हैं जुडिशियरी और पार्लियामेंट, हमारी संसद जो है उसका क्या रिलेशन है, कहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट है। तो apart from taking very active stand on the matter of right, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice। तो जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस मतलब जैसे बहुत बार कानून, संसद जो है कुछ कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, हमारा प्रीएम्बल का जो प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो उस केस में भी कोर्ट जो है का ये स्टैंड रहता है बहुत बार कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना। तो ये पावर भी कोर्ट का है, काम है बेसिकली। जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का जो काम है। तो 10 एरियाज कंसीडर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो पहले लगता था कि जुडिशियल रिव्यू के बाहर का एरिया है, जैसे कि पावर, प्रेसिडेंट का पावर, गवर्नर का पावर, जैसे कोई बिल साइन करने का, एक्ट साइन करने का, या फिर इमरजेंसी लगाने का, आपने बहुत बार देखा होगा। इमरजेंसी के केस में क्या होता है, बहुत बार जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं स्टेट में, लेकिन बाद में कोर्ट उसको रिव्यू करती है उस सिचुएशन को, सारे चीज़ों को, और उसको बहुत बार निरस्त करती है, इमरजेंसी को वाइड नन वाइड करती है, नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर करती है। तो ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का पावर जो पहले लगता था कि नहीं इसको कोई रिव्यू नहीं कर सकता है, ये इनडेफिनिट पावर है, बेसिकली एब्सोल्यूट पावर है, उसको भी कोर्ट ने अपने रिव्यू प्रोसेस से अंदर में लेके आई उसको, और उसको रिव्यू किया है, सही जजमेंट दिया है। तो और जो इसमें जैसे कि और जो तरीके जिसमें इंस्टेंस है, जैसे कि डायरेक्ट सीबीआई को बहुत बार डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने कि नहीं भाई आप इस केस को इन्वेस्टिगेट सीबीआई करेगी, कोई करप्शन का केस, पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट। बहुत बार होता था कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, जो हमारा काउंसिल मिनिस्टर्स है या जो एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो बहुत बार इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते थे किसी केस का। करप्शन का केस आया लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो इस केस में बहुत बार क्या होता है, कोर्ट जो है क्या करती है, डायरेक्टली वो ऑर्डर इशू करती है सीबीआई को कि भाई आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, आपके जो भी ऑफिसर है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी इस केस से रिलेटेड है, ट्रांसफर जो है सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं होगा, कोर्ट के डायरेक्शन पर ही होगा, कोर्ट के जज जो है उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये सारा कुछ बेसिकली कोर्ट में देखा गया, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म भी जिसको कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे हमने देखा था पहले चैप्टर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मजबूत है, क्योंकि उसने जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट पावर दिया है और चेक्स एंड बैलेंसेज रखा है, ताकि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप मोनोपोली नहीं हो जाए। तो इस चीज को कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म तोड़ता है, खराब करता है। कैसे? तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ एंड इमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट सुप्रीम है इस चीज में कि भाई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के पास ही पावर है। एग्जीक्यूटिव जो है सुप्रीम है किस चीज में, इंप्लीमेंट करने का कानून को, और जुडिशियरी सुप्रीम किस चीज में है कि डिस्प्यूट्स अगर किसी के बीच में होता है उसको डिसाइड करना का काम, फाइनल डिसीजन जो है जुडिशियरी का होगा।
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस क्लियर कट डिवीजन के बाद भी आप जैसे हमने देखा अभी डायरेक्शन देना सीबीआई को या एग्जीक्यूटिव को, किसी को लेजिस्लेचर के कानून को निरस्त करना, तो ये सारा कुछ जो बेसिकली एक तरह से इस बैलेंस ऑफ पावर को कहीं ना कहीं तोड़ता है, खत्म करता है। बहुत ये एक यहाँ पे एग्जांपल जैसे हमने पहले भी देखा था फंडामेंटल राइट्स के केस में कि जो डिफरेंसेज हैं, बेसिकली राइट ऑफ प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने देखा था। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी के केस में पार्लियामेंट का जो पावर होता है अमेंड करने का, वो क्वेश्चन में आया था कि पार्लियामेंट का पावर कहाँ तक है अमेंड करने का और जुडिशरी का पावर कहाँ तक है इसको रोकने का। तो ये जो आपने देखा होगा, पहले ही पढ़ा था हमने कि क्या बेसिकली हुआ था कंट्रीब्यूशन कन्फ्लिक्ट की जो पार्लियामेंट ने चाहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम अमेंड करें, इसको हटाएं फंडामेंटल राइट से, ताकि लैंड रिफॉर्म्स जो उस समय जमींदारी सिस्टम को हटाना था या लैंड टू द टिलर था, लैंड सीलिंग जो था उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स था ये राइट टू प्रॉपर्टी, तो उस समय सवाल आया था कि क्या पार्लियामेंट का अमेंडिंग का पावर इनफाइनाइट है, क्या वो किसी भी पार्ट को किसी भी तरह से अमेंड कर सकती है। तो वो कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय। तो स्कोप ऑफ पार्लियामेंट के पावर का स्कोप कहाँ तक है अमेंड करने का। कैन पार्लियामेंट मेक लॉज दैट एब्रिज फंडामेंटल राइट, क्या कानून बना सकती है पार्लियामेंट ऐसा जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर दे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के समय। तो ये सारा क्वेश्चन उस समय हुए थे, इसमें 2-3-4 केसेस हुए थे। इसके लेकर मेरा वीडियो एक है, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको आप देख सकते हैं। तो आखिर में जो कोर्ट ने निर्णय लिया एक 1973 में, ये जो केस है बेसिकली 1967 से 1973 तक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा। 1973 में कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक बड़ा डिसीजन दिया, एक बड़े बेंच ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया एक टर्म यूज किया जो कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ हर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें जो आर्टिकल्स कह सकते हैं आप, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कोई भी, नॉट इवन पार्लियामेंट भी उसको हटा नहीं सकता है, उसको अमेंड नहीं कर सकता है, वायलेट नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद दो और बातें कही कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, मतलब वो ऐसा भी फंडामेंटल राइट नहीं है जिसको कि हटाया नहीं जा सके, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट के पास ये पावर होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन कौन सा जो कानून है या आर्टिकल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, ये डिसाइड करने का हक जो है कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट के पास या एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। तो अभी भी आप देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक तरह से पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। इसमें कोर्ट जैसे जैसे जजमेंट देते रहता है तो उसमें बहुत सारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में एडिशन होते जाता है। जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ फंडामेंटल राइट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट टू लाइफ लिबर्टी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारा कुछ जो है कोर्ट जो है अपने जजमेंट के हिसाब से बहुत बार सिर्फ 1973 में नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे कोर्ट केसेज जो है, अभी भी बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन में कोर्ट जो है अपना बताता है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बेसिकली केशवानंद भारती केस से आई, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था, इसको आप देखें जरूर, जरूर डिटेल में पढ़ें इसको आप। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया बेसिकली। अभी भी जो है कुछ इश्यूज हैं दोनों के बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। कैन द जुडिशरी इंटरवीन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग जो है बेसिकली क्या होता है, वो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहाँ का जो रूल्स और प्रोसीजर है उसको वो डिसाइड करता है। लेकिन बहुत बार जो है जुडिशरी भी उसमें इंटरफेन करती है बहुत बार कि आप है ना सेशन करवाइए, सेशन आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, या फिर है ना इसको जो डिफेक्शन का है उसको लेकर के। तो ये चीजें जो है बेसिकली, जैसे कि एक और है आपका, कैन अ पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीक प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट्स। तो वो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आप ब्रीच करते हैं, तो जो वहाँ पे स्पीकर है या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा या राज्यसभा के, वो उनका डिसीजन है, वो डिसाइड करते हैं किसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है कि नहीं किया है, उसने न कुछ ठेस पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई किसी एमपी के पावर को, उस केस में उसको सजा भी होती है। तो क्या वो पर्सन कोर्ट जा सकता है इसके अगेंस्ट में। तो ये सब कुछ बहुत सारे इंस्टेंसेज है, जैसे आपने देखा भी। सिमिलरली जुडिशरी टू हैज क्रिटिसाइज द लेजिस्लेचर एंड इशूज इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर। बहुत पहले जैसे मैंने कहा इंस्ट्रक्शन देती है कोर्ट जो है लेजिस्लेचर को कि आप ये कीजिए, जो कि एक तरह से उसके वर्किंग में इंटरफेरेंस करना हुआ।
तो दीज इशू इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स। तो ये बहुत जरूरी है समझने का कि जो बैलेंस है तीनों ऑर्गन के बीच में, मेनली दो ऑर्गन जो आपका लेजिस्लेचर और ये आपका जुडिशरी, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गया, वो लेजिस्लेचर का भी कहीं ना कहीं पार्ट है। तो जो बैलेंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जुडिशरी और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के बीच में, वो बहुत ही डेलिकेट है, जिसको हमें देख के चलना चाहिए, कोर्ट को भी और पार्लियामेंट को भी। तो ये फ्रेंड्स था जुडिशरी का चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको डिटेल में पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं जरूर से। और जो आर्टिकल हमने मेंशन किया या जो आर्टिकल हमने बताया आपको जजेस का अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, उसको जरूर आप नोट्स में बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।